देखती है और कहती है, काले जादू का? काका जवाब देते हैं, हाँ बेटा, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। ये उसी का निशान है। सुहानी काका की बातें ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वो सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगती है। सुहानी के मन में आ रहे सवालों को समझते हुए काका उसे जवाब देते हैं, बेटा, कहते हैं काला जादू करने की कई विधियां होती हैं। उनमें से कुछ विधियों में काला जादू करने वाला अपने शिकार के शरीर पर ऐसे ही कुछ निशान बना देता है जिससे वो अपने शिकार को काबू में रख सके। काका की बात सुनकर सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके मन में फिर से वही डर आने लगता है जिससे वो दूर भाग रही थी। काका की कलाई का निशान देखकर सुहानी को युवराज की कलाई का निशान याद आ रहा था। सुहानी अपने मन में कहती है, काला जादू, युवराज सर की कलाई पर बना वो निशान, वो साया, बाबा का बताया वो श्रापित इंसान, वो गिलहरी, क्या ये सब युवराज सर से जुड़ा हुआ है? सुहानी को परेशान देखकर काका कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? सुहानी कहती है, काका, क्या आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? काका कहते हैं, बेटा, जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। मैं बचपन में बहुत बदमाशियां करता था। एक रात मैं छुपकर घर से बाहर घूमने के लिए चला गया था। रात के समय जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहां एक औरत को देखा। वो नदी के किनारे बैठी कोई विधि कर रही थी। उस औरत को देखकर मैं डर गया और वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैं डर गया। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से हिल भी नहीं पाया। उस औरत ने मुझसे कहा कि उसे मेरे जैसे ही किसी का इंतजार था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहां ले गई जहां वो काला जादू कर रही थी। उस अंधेरी रात में ये सब बहुत भयानक लग रहा था। मैं डर कर रो रहा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुझे अपने सामने बिठा दिया और अपनी विधियां करने लगी। जब उसकी विधि पूरी हो गई, तब उसने एक खंजर निकालकर उसे आग में तपाया और फिर मेरी कलाई पर ये निशान दाग कर बना दिया। उसके ऐसा करते ही मैं वहां से उठकर भाग गया। वो जोर जोर से हंस रही थी और इस बार उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं घर से छुपकर बाहर गया था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ये बात अपने घर में बता सकूं। तब मैं बच्चा था, इसलिए कुछ समझ भी नहीं पाया। सुहानी बड़े गौर से काका की बातें सुन रही थी। वो काका से कहती है, फिर क्या हुआ? काका जवाब देते हैं, काले जादू की वजह से मेरे बर्ताव में अजीब से बदलाव आने लगे थे। जब मेरी माँ ने मेरे बदले हुए बर्ताव और इस निशान को देखा तो उन्हें शक हुआ। एक दिन वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई और तांत्रिक ने माँ को सारा सच बता दिया। उस तांत्रिक ने ही मुझे काले जादू से आजाद किया। ये सब सुनकर सुहानी का सर घूमने लगा था। उसके दिमाग में पिछले 6 महीने की सारी बातें एक के बाद एक करके किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। पहले ही दिन युवराज का सुहानी को उस साए से बचाना, युवराज के आते ही उस साए का चले जाना, युवराज की कलाई का वो निशान और उसका उस बड़े से चट्टान को बस एक हाथ से रोक देना, ये सारी बातें सुहानी के दिमाग में चल रही थीं। यही सब सोचते हुए सुहानी वहां से उठकर आगे बढ़ने लगती है। काका को सुहानी का बर्ताव काफी अजीब लगता है। वो उसे रोकने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन सुहानी अपने ख्यालों में इतना डूबी हुई थी कि उसे काका की आवाज सुनाई नहीं देती और वो बस आगे बढ़ती जाती है।
वो अपने ख्यालों में खोई हुई बेसुध सी चल रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रही है। सुहानी के मन में अब एक ही सवाल चल रहा था कि क्या युवराज ही वो श्रापित इंसान है जो साय से जुड़ा हुआ है। रात होने लगी थी। युवराज भी बाबा के घर आ गया था। बाबा युवराज को अकेले देखकर उससे पूछते हैं, बेटा सुहानी कहाँ है? युवराज कहता है, क्या सुहानी घर में नहीं है? बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ गई है। युवराज को सुहानी की फिक्र होने लगती है। वो बाबा से कहता है, मैं देख कर आता हूं वो कहाँ है। ये कहकर युवराज तेजी से वहां से चला जाता है। युवराज आसपास सुहानी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। युवराज अपने मोबाइल से सुहानी की तस्वीर दिखाकर सभी से उसके बारे में पूछने लगता है। फिर भी उसे सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। युवराज को अब सुहानी के लिए डर लग रहा था कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। युवराज सबसे पूछताछ कर ही रहा था, तभी उसकी नजर खेलते हुए एक बच्चे पर जाती है। वो उस बच्चे को सुहानी की तस्वीर दिखाकर कहता है, इसे कहीं देखा है? वो बच्चा कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ, जब हम खेल रहे थे तब ये दीदी यहीं तो बैठी थी, फिर कहाँ गई ये मुझे याद नहीं है। युवराज कहता है, प्लीज तुम ठीक से याद करने की कोशिश करो। उस बच्चे को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी एक और लड़का वहां आता है। युवराज के मोबाइल में सुहानी की तस्वीर देखकर वो कहता है, भैया क्या आप इन्हें ढूंढ रहे हैं? युवराज बौखलाहट के साथ कहता है, क्या तुमने इसे देखा है? वो लड़का कहता है, हाँ, मैंने इन्हें जंगल की तरफ जाते देखा है। ये सुनकर वहां खड़ी एक औरत घबराते हुए कहती है, हे भगवान, जंगल में तो आदमखोर भेड़िए हैं, वो लड़की। ये कहते हुए वो औरत चुप हो जाती है और युवराज को देखती है, जिसका चेहरा लाल हो गया था। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना घबराया हुआ है। युवराज बिना कुछ सोचे तेजी से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वो औरत और बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। वो औरत बच्चों से कहती है, जाकर बाबा को बता दो, ये लोग जंगल में चले गए हैं। वो बच्चे भागते हुए वहां से चले जाते हैं। दिसंबर का महीना था। दिन जल्दी ढल गया था। हिमालय के घने जंगल में शाम के वक्त ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात हो। उस घने अंधेरे जंगल में युवराज बिना किसी रोशनी के तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं है। युवराज को सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके मन में ऐसी घबराहट हो रही थी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दूसरी तरफ सुहानी अपने ख्यालों में खोई जंगल के अंदर आ गई थी। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने आसपास देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। दूर दूर तक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। सुहानी अपने जीन्स का पॉकेट चेक करती है और मोबाइल निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करती है। रोशनी आने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। उस घने अंधेरे जंगल में खुद को अकेला पाकर सुहानी बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फ्लैशलाइट की मदद से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद सुहानी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें सुनकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं और वो अपने आसपास देखती है। उसे झाड़ियों के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सुहानी उन झाड़ियों की तरफ देखती है और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। झाड़ियों के पीछे उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। सुहानी समझ जाती है कि ये कुछ
जंगली जानवरों की आंखें हैं। धीरे धीरे जब उन झाड़ियों से कुछ भेड़िए बाहर आते हैं, उस अंधेरे जंगल में इतने सारे भयानक भेड़िए देखकर डर से सुहानी के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। अब उस जंगल में एक तरफ सुहानी अकेली खड़ी थी और दूसरी तरफ वो भेड़िए जो सुहानी का शिकार करना चाहते थे। सुहानी अपनी जगह पर खड़ी उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता था। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी पर झपटता है। उस भेड़िए के झपटते ही सुहानी किनारे हो जाती है और भेड़िए का पहला वार बेकार हो जाता है। अगले ही पल उनमें से एक और भेड़िया सुहानी पर पीछे से हमला करता है, लेकिन इस बार सुहानी इतनी लकी नहीं थी। वो उस भेड़िए के चंगुल में फंस जाती है। सुहानी जमीन पर गिर जाती है और भेड़िए उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। सुहानी जमीन पर पड़ी उन भेड़ियों को देख रही थी जो उस पर झपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो सभी सुहानी को देखते हुए गुर्रा रहे थे। तभी उनमें से एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी के ऊपर कूद पड़ता है। ये देखकर सुहानी की चीख निकल जाती है और वो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अगले ही पल सुहानी को भेड़िए के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो कुछ समझ नहीं पाती और वो अपनी आंखें खोल लेती है। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पास युवराज खड़ा था और वो भेड़िया जमीन पर घायल पड़ा कराह रहा था। युवराज के चेहरे पर गुस्सा था और वो एकटक उन भेड़ियों को देख रहा था। सुहानी बड़बड़ाते हुए कहती है, युवराज सर। अब सुहानी के मन का डर शांत हो गया था। वहीं युवराज की नजर अभी भी भेड़ियों पर बनी हुई थी। युवराज धीरे धीरे उन भेड़ियों की तरफ बढ़ता है। भेड़ियों को देखते हुए अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगती हैं। युवराज की लाल आंखें देखकर वो भेड़िए गुर्राना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब युवराज से डरकर पीछे हट रहे हों। युवराज बिना पल के झपकाए एकटक उन भेड़ियों को देख रहा था। वो सारे भेड़िए पीछे हो जाते हैं और डरकर वहां से भाग जाते हैं। भेड़ियों के भागने के बाद युवराज के चेहरे का गुस्सा शांत हो जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। इधर सुहानी जमीन पर बैठी थी। उसकी बॉडी में कुछ चोटें आई थीं। इस वक्त युवराज की पीठ सुहानी की तरफ थी, इसीलिए सुहानी वो सब नहीं देख पाई थी जो उन भेड़ियों ने देखा था। लेकिन जो सुहानी ने अभी अभी देखा था वो उसे हैरान करने के लिए काफी था। युवराज को देखकर वो सारे खतरनाक भेड़िए वहां से भाग गए थे और ये कोई आम बात नहीं थी। युवराज पीछे मुड़कर सुहानी के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ये बात सिर्फ युवराज ही जानता था कि आज वो कितना डर गया था। सुहानी के ना मिलने पर वो बुरी तरह से घबरा गया था। सुहानी बिना कुछ कहे युवराज के सीने से लग जाती है। सुहानी के ऐसा करने पर कुछ पलों के लिए युवराज फ्रीज हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि सुहानी ऐसा कुछ कर सकती है। युवराज का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो इसी वक्त सुहानी को खुद से अलग कर देना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। कुछ देर तक इसी तरह रहने के बाद युवराज सुहानी को खुद से अलग करता है। सुहानी की आंखें नम थीं और वो युवराज के चेहरे को ही देख रही थी। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करे। वो सुहानी से अपनी नजरें हटाकर कहता है, चलो यहां से। ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसकी
उठने में मदद करता है। जब युवराज वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो सुहानी उसके साथ आगे नहीं बढ़ती। युवराज पीछे मुड़कर कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज की आंखों में देखकर कहती है, आई लव यू युवराज सर। दूसरी तरफ दीवान विला की टाइट सिक्योरिटी के बीच बालकनी में एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो सबसे छुपकर वहां आया है। उसके कान दरवाजे से लगे हुए थे और वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे यशवंत दीवान की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, अरे इतने से कुछ नहीं होगा, हमें और चाहिए। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि यशवंत दीवान किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर रुककर यशवंत दीवान आगे कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो, हमें और चाहिए, वरना वो हम सबको मार डालेगी। ये सुनकर लड़का हैरत में पड़ जाता है और खुद से कहता है, आखिर बात क्या है? शिमला का सबसे पावरफुल आदमी किससे इतना डर रहा है? कौन है वो जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो लड़का और यशवंत दीवान को किसका डर है? क्या आगे बढ़ेगी युवराज और सुहानी की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। इधर जंगल के बीच युवराज और सुहानी एक दूसरे को देख रहे थे। युवराज शॉक्ड था। वो ये तो जानता था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुहानी अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस कर देगी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस सुहानी को एकटक देख रहा था। तभी सुहानी की पलकें भारी होने लगती हैं और अगले ही पल उसे चक्कर आ जाता है। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन युवराज उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सुहानी को बेहोश होते देख युवराज घबरा जाता है और उसे संभाल कर पकड़ लेता है। युवराज को सुहानी के कंधे पर कुछ नमी का एहसास होता है। वो फौरन अपने हाथ की उस नमी को देखता है। वो नमी खून की थी। भेड़िए के हमले से सुहानी को चोट लगी थी। खून देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी को अपनी गोद में उठाता है और तेजी से गांव की तरफ चलने लगता है। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद युवराज को कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि गांव के लोग युवराज और सुहानी को ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे। युवराज उनके पास पहुंचता है। वो देखता है कि बाबा भी गांव वालों के साथ ही आए थे। उनकी नजर युवराज की बाहों में बेहोश सुहानी पर जाती है। वो घबराते हुए कहते हैं, बेटा क्या हुआ सुहानी को? बाबा के साथ वहां आया एक और आदमी कहता है, क्या इस पर भेड़िए ने हमला किया? बाबा बौखलाहट के साथ कहते हैं, क्या भेड़िए ने हमला किया? क्या सुहानी को बहुत चोट आई है? युवराज भी परेशान था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, नहीं, इसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर बाबा और गांव वाले कुछ रिलैक्स होते हैं। बाबा अपने आसपास देखते हुए कहते हैं, जल्दी चलो यहां से, इस जंगल में आदमखोर भेड़िए हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। युवराज धीमी आवाज में कहता है, अब वो नहीं आएंगे। बाबा को ये बात समझ नहीं आई थी। वो युवराज से कहते हैं, तुमने कुछ कहा? युवराज जवाब देता है, नहीं। बाबा युवराज को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। युवराज बाकी के गांव वालों के साथ वापस गांव की तरफ बढ़ जाता है। रात हो गई थी। युवराज सुहानी को लेकर बाबा के घर आ गया था। गांव के वैद्य ने सुहानी का इलाज किया था, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। युवराज काफी देर तक सुहानी के पास बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था।
बहुत देर तक जब सुहानी को होश नहीं आया तो युवराज कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर बाद सुहानी के शरीर में हलचल होने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, युवराज सर। बाबा की पत्नी, जिसे सुहानी अम्मा कहती थी, वो सुहानी के पास ही बैठी थी। वो सुहानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब कैसी हो बेटा? सुहानी अपने पास बैठी अम्मा को देखती है और धीमी आवाज में जवाब देती है, ठीक हूं। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज भी कमरे के अंदर आ जाता है। सुहानी को सही सलामत देखकर वो कुछ रिलैक्स होता है। वो सुहानी के पास जाकर कहता है, अब तुम कैसी हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? युवराज के चेहरे पर सुहानी के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। सुहानी युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस उसे एकटक देखती रहती है। युवराज ये बात नोटिस कर लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। युवराज को सुहानी की फिक्र तो थी, लेकिन वो उसकी लापरवाही से नाराज भी था। वो सुहानी को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? रात को अकेले जंगल में क्या करने गई थी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें मार सकते हैं? युवराज को गुस्से में देखकर सुहानी डर जाती है। उसे पता था कि इस बार गलती उसकी ही थी। सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए युवराज की डांट सुन रही थी। अपने बचाव में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। युवराज आगे कहता है, अगर आज मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो वो भेड़िए। ये कहते कहते युवराज रुक जाता है। आगे की लाइन कहना तो दूर, उसके बारे में सोचकर ही उसे डर लग रहा था। अम्मा की नजर भी युवराज पर ही थी। वो युवराज को इस तरह सुहानी पर गुस्सा करते देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अम्मा युवराज की डांट में भी उसकी फिक्र साफ साफ देख सकती थी। वो युवराज को समझाते हुए कहती हैं, बेटा, आज के लिए तुमने इसे बहुत डांट लिया। अब चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। युवराज आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन सुहानी उसकी आंखों में अभी भी अपने लिए नाराजगी देख पा रही थी। रात के खाने के बाद युवराज कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है। रात के वक्त युवराज नदी के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। वो एकटक नदी के बहते पानी को देख रहा था। आज उसके मन में हजार ख्याल आ रहे थे। युवराज इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अब वो भी सुहानी के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगा था, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। यही सब सोचते हुए काफी रात हो जाती है और युवराज बाबा के घर वापस आ जाता है। कमरे के अंदर जाने पर वो देखता है कि सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही युवराज की नजर सुहानी पर जाती है, वो बस उसे देखता रह जाता है। सोते वक्त सुहानी किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। वो उस खाट पर सिमट कर सोई थी। ठंड की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। युवराज सुहानी के पास जाता है और कंबल से उसे कवर कर देता है। युवराज के कंबल उड़ाने के बाद सुहानी कांपना बंद कर देती है और उस कंबल को अपनी मुट्ठी में पकड़कर सो जाती है। ठंड की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी। युवराज सुहानी के चेहरे को देखता रहता है और उसकी खाट के पास ही जमीन पर बैठ जाता है। खाट की ऊंचाई कम थी, जिस वजह से युवराज जमीन पर बैठकर भी सुहानी के चेहरे को आराम से देख पा रहा था। वो पहले से ही जानता था कि सुहानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन प्यार, इसके बारे में युवराज ने नहीं सोचा था। सुहानी को देखते हुए ही युवराज खाट पर सर रखकर सो जाता है। रात के 3 बजे थे। हिमाचल की पहाड़ी पर
उस अंधेरी रात में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत डरावना दिख रहा था। युवराज कॉलेज के पीछे उसी बरगद के पेड़ के पास उसे देख ही रहा था। वहां युवराज के अलावा और कोई भी नहीं था। युवराज अपने आसपास देखते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर युवराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो परेशान होकर अपने आसपास देखते हुए कहता है, सुहानी। वो आवाज सुहानी की थी। युवराज की नजर उस पेड़ की एक मोटी सी डाल पर जाती है। उस पेड़ पर एक लड़की चल रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, सुहानी थी। सुहानी को देखकर युवराज उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से पैरों को हिला भी नहीं पाता। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी नजर सुहानी की गर्दन पर जाती है, जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। सुहानी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बिना अपनी पलकें झपकाए आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो उस डाल की छोर पर पहुंच जाती है। युवराज उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसी समय वहां वो साया आ जाता है और सुहानी उस डाल से कूदकर फंदे से लटक जाती है। ये देखते ही युवराज की आंखें खुल जाती हैं और वो बौखलाहट के साथ इधर उधर देखता है। वो पूरी तरह पसीने से भीग गया था। डर और घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुहानी को खोने का एहसास भी अब उसे मौत से बदतर लग रहा था। युवराज देखता है कि सुहानी अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रही थी। वो खुद को शांत करते हुए कहता है, फिर से वही सपना। युवराज इस सपने का मतलब अच्छे से जानता था। उसके दिमाग में सृष्टि के साथ हुआ एक एक इंसिडेंट किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसे डर था कि कहीं सुहानी का भी वही हाल ना हो जो सृष्टि का हुआ था। युवराज जानता था कि सुहानी की सेफ्टी के लिए उसका और सुहानी का एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक है। वो किसी भी हालत में सुहानी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। युवराज की आंखों से नींद पूरी तरह से जा चुकी थी। वो सुहानी के पास से उठकर अपनी खाट पर लेट जाता है और यही सब सोचते हुए उसकी पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह जब सुहानी की नींद खुलती है तो आंखें खोलते ही उसकी नजरें युवराज को ढूंढती हैं। युवराज कमरे में नहीं था। सुहानी उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। युवराज घर के बाहर बैठा बाबा से बातें कर रहा था। सुहानी को वहां देखकर बाबा उससे कहते हैं, अब कैसी हो बेटा? सुहानी कहती है, ठीक हूं बाबा। सुहानी फिर से युवराज को देखती है, जो इस वक्त कहीं और देख रहा था। सुहानी काफी देर तक वहां बैठे बाबा से बातें करती है, लेकिन युवराज उसे एक नजर भी नहीं देखता। युवराज को इस तरह से बिहेव करते देख सुहानी समझ जाती है कि युवराज उसे इग्नोर कर रहा है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। युवराज ने आज पूरा दिन सुहानी को इग्नोर किया था। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से सुहानी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। रात हो चुकी थी। युवराज अब तक घर नहीं आया था। सुहानी काफी देर तक उसका इंतजार करती है, लेकिन जब युवराज नहीं आता तो सुहानी खुद उसे ढूंढने निकल जाती है। सुहानी युवराज को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पहुंचती है और देखती है कि युवराज वहां बैठा था। युवराज सुहानी को देखकर उससे अपनी नजरें फेर लेता है। सुहानी एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, आज डरना नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। वो चलकर युवराज के पास जाती है और कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज नदी को देखते हुए कहता है, कहो।
सुहानी को युवराज का ऐसा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? युवराज कहता है, नहीं। सुहानी चिढ़कर कहती है, युवराज सर, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? युवराज कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर वो उठकर सुहानी के सामने खड़ा हो जाता है। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, तुम मेरी स्टूडेंट हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करूं। सुहानी कहती है, युवराज सर, मैं वो। युवराज सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे आगे कहने से रोक देता है और कहता है, तुम मेरी स्टूडेंट हो, बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। युवराज के बर्ताव से सुहानी हर्ट हो रही थी और उसकी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन सुहानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो खुद को मजबूत दिखाते हुए कहती है, युवराज सर, मैं अपनी हद में ही हूं। मैंने आपसे सिर्फ वही कहा जो मैं आपके लिए महसूस करती हूं। युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं और वो सुहानी की आंखों में देखकर उसे वार्निंग देते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो वरना मर जाओगी। सुहानी भी युवराज की आंखों में देखकर जवाब देती है, मुझे इसका कोई डर नहीं है। युवराज सुहानी के दोनों बांह पकड़कर उसे अपने करीब ले आता है और गुस्से में कहता है, लेकिन मुझे है। सुहानी कहती है, क्यों? आपको मेरे जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? युवराज एक झटके में सुहानी का हाथ छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सुहानी उसके सामने जाकर उसे रोकते हुए कहती है, युवराज सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवालों को जवाब देना होगा। ऐसी क्या बात है जो हर वक्त आपको परेशान करती है? क्यों आप खुद को पूरी दुनिया से अलग रखते हैं? ऐसी क्या वजह है कि पूरे हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान की आंखों में हर वक्त मुझे एक डर दिखाई देता है? सुहानी की बात सुनकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो सुहानी की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, क्योंकि इतने दिनों से जिस श्रापित इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूं। युवराज का ये राज जानकर कैसा होगा सुहानी का रिएक्शन? क्या है युवराज की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। के कन्फेशन से वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सुहानी युवराज की गिरफ्त में उसके बेहद करीब थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवराज सुहानी की आंखों में झांकते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सच जानने के बाद उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आज सुहानी की आंखें बिल्कुल शांत थीं। वो बिना किसी भाव के बस युवराज को देख रही थी। कुछ देर बाद सुहानी युवराज से कहती है, मैं जानती हूं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज दंग रह जाता है और उसकी पकड़ सुहानी पर थोड़ी लूज हो जाती है। युवराज सुहानी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है? युवराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात सुहानी पहले से जानती है। इतने सालों में कभी भी किसी को युवराज पर शक नहीं हुआ था। इस वक्त युवराज के मन में दो सवाल आ रहे थे। पहला सवाल ये कि सुहानी ये बात कैसे जानती है, और दूसरा सवाल कि ये जानकर भी सुहानी उससे प्यार कैसे कर सकती है। युवराज को लगता था कि जब सुहानी को ये बात पता चलेगी तो वो शॉक्ड रह जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। फिलहाल युवराज को सुहानी से अपने दूसरे सवाल का जवाब चाहिए था। वो खुद को संभालते हुए कहता है, ये जानते हुए कि मैं एक मॉन्स्टर हूं, शिमला में इतने लोगों की मौत की वजह मैं हूं, तो मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? सुहानी जवाब देती है, युवराज सर,
आप मॉन्स्टर नहीं हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो उस साए के जाल में फंस चुके हैं। आपने हमेशा मुझे मुसीबत से बचाया है। आपने सृष्टि की मदद करने की कोशिश की। आप बुरे इंसान नहीं हो सकते। सुहानी की हर बात से युवराज की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी उसे इतने अच्छे से कैसे जान सकती है। सुहानी का हर जवाब युवराज के लिए उससे दूर रहना मुश्किल करता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सुहानी को अपनी बाहों में ले ले और फिर कभी उसे खुद से दूर जाने ना दे। लेकिन युवराज ये अच्छे से जानता था कि अब उसकी जिंदगी किसी और के हाथों में है। वो सुहानी के करीब जाकर उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। सुहानी से दूर रहने में ही उसे उन दोनों की भलाई लग रही थी। सुहानी के मन में अभी भी कई सवाल थे, जिसका जवाब वो युवराज से जानना चाहती थी। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, मैं जानती हूँ कि ये सब कब शुरू हुआ। युवराज सुहानी के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जब तक सुहानी को अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, वो चैन से नहीं बैठेगी और शायद अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो फिर से अपनी जान खतरे में डाल देगी। इसलिए युवराज सुहानी को सब कुछ बताने का डिसीजन लेता है। युवराज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये सब जब शुरू हुआ था तब मैं सिर्फ 10 साल का था। पहले हमारे पास ये पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि एक रात डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे। उस रात शायद वहां कोई पूजा थी। जब हम दोनों विशिंग वेल के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सी दिखने वाली औरत हवन कुंड के सामने बैठी थी। वो मंत्र पढ़ते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। डैड मुझे लेकर उस हवन कुंड की दूसरी तरफ बैठ गए। जब उस औरत की पूजा पूरी हो गई तो वो मेरे पास आई। उसने उस हवन कुंड की आग से एक कटार को गर्म किया और उस कटार से मेरी कलाई पर ये निशान बना दिया। उसके ऐसे करते ही वो साया उस विशिंग वेल से बाहर आ गया। उस औरत ने मेरा इस्तेमाल करके उस साये को आजाद कर दिया और मुझे हमेशा के लिए उसके साथ जोड़ दिया। इसके बाद हर रात वो साया मुझे दिखने लगा और शहर में मौतें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी और डैड का बिजनेस चलने लगा। डैड ने काफी कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया। युवराज की सारी बातें सुनकर सुहानी शॉक्ड रह गई थी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, तो क्या आपके डैड ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आपको उस साये को सौंप दिया? युवराज जवाब देता है, मुझे नहीं लगता डैड ने ऐसा किया होगा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वजह क्या थी ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उस दिन शायद ऐसा कुछ हुआ था जो मैं नहीं समझ पाया। तब मैं बहुत छोटा था। सुहानी को युवराज की बात सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो युवराज से कहती है, क्या आपको डर नहीं लगता? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, लगता था, तब मैं सिर्फ 10 साल का था। शुरू के कुछ सालों में वो साया हर वक्त मेरे साथ होता था, लेकिन वक्त के साथ ये डर भी खत्म होता गया। मैंने परेशान होकर कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। मेरी मॉम अभी भी शिमला में उसी के साए में है। मैं चाहकर भी उससे भाग नहीं सकता। सुहानी इस वक्त युवराज की तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। वो समझ रही थी कि युवराज ने बचपन से क्या कुछ नहीं सहा होगा। उसे युवराज से हमदर्दी हो रही थी। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, युवराज सर, हम मिलकर आपको उस साए से आजाद कर लेंगे। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज, जो अब तक शांत था,
उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, मैंने तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बताया कि तुम ये सब जानने के पागलपन में अपनी जान खतरे में न डाल लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी जिंदगी उस साए की हो चुकी है। मुझसे दूर रहो, वरना वो साया तुम्हें भी मार देगा। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी भी गुस्से से कहती है, लेकिन क्यों? वो आपको छोड़ क्यों नहीं देता? क्या मिलेगा उसको आपसे? और आप ही क्यों? युवराज सुहानी के इतने सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वो जानता था कि इससे ज्यादा सुहानी को कुछ बताने का मतलब उसकी जान को खतरे में डालना है, जो युवराज कभी नहीं चाहता था। युवराज आगे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सुहानी वहीं बैठी रह जाती है। रात को डिनर के बाद सुहानी बाबा के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी। तभी युवराज बाबा के पास आकर कहता है, बाबा, रोड अब साफ हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे बस आ जाएगी। कल हमें निकलना होगा। ये सुनकर बाबा और सुहानी दोनों उदास हो जाते हैं। बाबा युवराज से कहते हैं, बेटा, 1-2 दिन और रुक जाओ। जब से तुम दोनों आए हो, हमें बहुत अच्छा लगने लगा है। हमारे बच्चे तो काम करने के लिए शहर चले गए हैं। वो कभी कभी यहाँ आते हैं। तुम दोनों के यहाँ रहने से हमें अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं हो रही है। इसी बीच अम्मा भी आकर कहती हैं, हाँ बेटा, 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। युवराज उन दोनों से कहता है, मेरी मॉम शिमला में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे उनके लिए जल्द से जल्द घर जाना होगा। ये सुनकर बाबा और अम्मा उन्हें और रुकने के लिए नहीं कह पाते। युवराज और सुहानी के जाने की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा उदास तो सुहानी थी। वो अभी और कुछ दिन युवराज के साथ उस गांव में रहना चाहती थी। सुहानी से अलग युवराज जितना जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो और कुछ दिन सुहानी के साथ वहां रहा तो वो खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही युवराज और सुहानी बस से शिमला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब उनके फोन का नेटवर्क आता है, तब युवराज बाकी के स्टूडेंट्स को कॉल करके शिमला वापस आने का इंस्ट्रक्शन देता है। निशा और विवेक भी सुहानी से बात करके चैन की सांस लेते हैं। निशा और विवेक भी लैंडस्लाइड की वजह से पास के ही एक गांव में फंस गए थे। वो भी मनाली नहीं जा पाए थे। सुहानी और युवराज बस से वापस शिमला आ रहे थे। युवराज आज भी सुहानी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। वो सुहानी को दिखाना चाहता था कि उसके मन में सुहानी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सुहानी भी अब इस बात से कन्विंस हो चुकी थी कि युवराज उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो युवराज को उस साए से आजाद करना चाहती थी। कई घंटे से बस चल रही थी और रास्ते में ही रात होने लगी थी। तभी अचानक से वो बस रुक जाती है। बस के रुकने से सभी पैसेंजर्स कंडक्टर से पूछते हैं, अरे भैया, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? कंडक्टर बस से बाहर निकलता है और फिर वापस आकर सभी से कहता है, बस का टायर पंचर हो गया है। उस सुनसान रास्ते में ऐसे बस का टायर पंचर होने से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। कंडक्टर ड्राइवर से बात करने के बाद सभी से कहता है, आप सभी घबराइए नहीं, बस आधे घंटे में टायर रिपेयर हो जाएगी। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सुनसान रोड, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। हर तरफ अंधेरा, घना जंगल। ये सब किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सभी पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए थे। बाहर जाना तो दूर, किसी की खिड़की से बाहर देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहानी भी खामोशी से अपनी सीट पर बैठे कुछ सोच रही थी,
लेकिन युवराज उसके साथ नहीं बैठा था। वो बस के बाहर खाई के किनारे खड़ा उस खतरनाक नजारे को देख रहा था। सुहानी अभी भी युवराज और उस साय के बारे में सोच रही थी। यही सोचते हुए अचानक उसके मन में एक और सवाल आता है। उसे पता था कि शिमला पहुंचने के बाद वो युवराज से बात भी नहीं कर पाएगी, इसलिए उस सवाल का जवाब लेने के लिए सुहानी बस से बाहर निकलती है और युवराज के पास चली जाती है। युवराज खाई को देखते हुए बहुत रूडली कहता है, अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं। लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, बस एक लास्ट सवाल, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। युवराज इरिटेट होकर कहता है, पूछो। सुहानी कहती है, मैंने सुना है कि सिर्फ वो श्रापित इंसान जो कि आप हो उस साय को फिर से कैद या मुक्त कर सकता है। ये कैसे किया जा सकता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो अब तक आपने किया क्यों नहीं? युवराज उस खाई को ही देखते हुए कहता है, क्या तुम उसे फिर से कैद करना चाहती हो? सुहानी फौरन हाँ कह देती है। युवराज कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता सकता हूं कि उसे कैद करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अगर तुम वो कर सकती हो तो कर देना। सुहानी कहती है, आप बस मुझे रास्ता बताइए, मैं वो जरूर करूंगी। युवराज कहता है, अगर तुम उस साय को कैद करना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, लेकिन वो काम लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो साया तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। मैंने खुद कई बार ये करने की कोशिश की, पर उसने हमेशा मुझे रोक लिया। सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, वो कौन सा काम है? मैं जरूर करूंगी। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, उस साय को कैद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। मेरे मरते ही वो साया फिर से उस विशिंग वेल में कैद हो जाएगा। ये कहकर युवराज वापस बस के अंदर चला जाता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो उसी जगह बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सोच सोचकर सुहानी का दिल बैठा जा रहा था कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करने लगी है, उसी की मौत ही शिमला के लोगों की आजादी है। यही सब सोचते हुए सुहानी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। क्या सुहानी शहर को बचाने के लिए युवराज को मारने की कोशिश करेगी? और युवराज सुहानी के लिए अपनी फीलिंग्स को कब तक कंट्रोल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। कुछ देर में बस ठीक हो जाती है और शिमला के लिए निकल जाती है। सुहानी और युवराज खामोशी से बस में बैठे थे। सुहानी बहुत उदास थी। एक एक करके जो सच उसके सामने आता जा रहा था, वो उसे अंदर से झकझोर रहा था। सुहानी के मन में अभी भी हजार सवाल थे, जिन्हें पूछने की वो हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सुहानी खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या उस साय को खत्म करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? क्या उसे कैद करने के लिए सच में युवराज सर को इससे आगे की बात सोचकर ही सुहानी की रूह कांप रही थी। यही सब सोचते हुए सुहानी की आंख लग जाती है और वो एक सपना देखती है। सपने में सुहानी अपने बचपन का एक इंसिडेंट देख रही थी। सुहानी अपने घर में बैठी पढ़ाई कर रही थी। शायद वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी जो उससे नहीं बन रहा था। इस वजह से वो इरिटेट हो गई थी। सुहानी को परेशान देख उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा? सुहानी शिकायत भरी आवाज में कहती है, पापा, मैं कब से इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बन ही नहीं रहा है। सुहानी के पापा मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पेन लेते हैं और बिना फॉर्मूला के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सुहानी हैरानी से अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा,
ये आपने कैसे किया? सुहानी के पापा मुस्कुराकर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। हमें बस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है, बस फिर काम बन जाता है। उसके पापा की ये बात सुहानी के कानों में गूंजने लगती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। नींद से जागते ही सुहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। युवराज अब तक सुहानी को ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही सुहानी की आंखें खुलती हैं, वो अपनी नजरें सुहानी से हटा लेता है। अब बस शिमला पहुंचने ही वाली थी। सुहानी युवराज की तरफ देखती है और कहती है, युवराज सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको साए से आजाद करवा कर ही रहूंगी। युवराज चिढ़कर सुहानी से कहता है, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? युवराज के इस सवाल का सुहानी कोई जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुरा देती है। युवराज समझ जाता है कि सुहानी क्या कहना चाह रही है। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र साफ देख सकता था। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी बस शहर के अंदर आ गई। युवराज जानता था कि शहर के अंदर वो साया कहीं भी हो सकता था, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं कहता। सुबह के 4 बजे शिमला के बस स्टैंड पर बस रुकती है। फाइनली युवराज और सुहानी शिमला पहुंच गए थे। युवराज बस से बाहर निकलता है। बस स्टैंड पर युवराज को लेने के लिए उसका ड्राइवर आया था। युवराज ड्राइवर से कार की चाबी लेता है और उसे जाने के लिए कह देता है। कार कीज लेकर युवराज सुहानी के पास जाता है, जो अभी अभी बस से उतरी थी। युवराज सुहानी से कहता है, चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी युवराज को मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो इरिटेट होकर खुद से कहता है, ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती। युवराज अपनी बात जोर देते हुए कहता है, इतनी सुबह तुम्हें यहाँ हॉस्टल जाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सुहानी बेफिक्री के साथ कहती है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं चली जाऊंगी। सुहानी की जिद से युवराज को गुस्सा आने लगा था। सुहानी की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी और इतनी सुबह वहां जंगली जानवर भी बाहर घूमते थे। युवराज जानता था कि सुहानी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अब तक वो सुहानी की जिद को अच्छे से जान गया था। वो बिना कुछ कहे उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। युवराज का ये मूव इतना फास्ट था कि सुहानी को जब तक समझ आया तब तक वो युवराज की बाहों में आ गई थी। सुहानी नर्वस होकर कहती है, युवराज सर, आप। वो इतना ही कह पाती है। तभी युवराज सुहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। युवराज सुहानी को बाहों में लिए सामने देख रहा था, जबकि सुहानी की नजरें युवराज पर थी। उसने खुद को संभालने के लिए युवराज के कंधे को पकड़ा हुआ था। युवराज का चेहरा इस वक्त हमेशा की तरह शांत था, लेकिन सुहानी उसकी बढ़ती जा रही धड़कनों को महसूस कर सकती थी। अपनी कार के पास पहुंचकर युवराज कार की डोर खोल देता है और सुहानी को अंदर बैठा देता है। सुहानी को कार में बैठने के बाद युवराज उसकी सीट बेल्ट लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब चुपचाप बैठी रहो। सुहानी कुछ नहीं कह पाती। युवराज उससे दूर हो जाता है और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। युवराज के दूर होने पर सुहानी एक चैन की सांस लेती है। युवराज अपनी कार स्टार्ट करता है और उसे हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। पूरे रास्ते सुहानी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। सुहानी युवराज के कुछ कहने से पहले ही सीट बेल्ट निकालकर कार से बाहर चली जाती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। युवराज ग्लास नीचे करके सुहानी से कहता है, अब अंदर जाओ और जब तक सुबह ना हो जाए बाहर मत निकलना। सुहानी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं,
पहले आप जाओ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज मन ही मन कहता है, ये कभी एक बार में मेरी बात नहीं मानेगी। युवराज कार आगे बढ़ा देता है और सुहानी उसे वहां से जाते देखती रहती है। युवराज भी इस वक्त साइड मिरर से सुहानी को देखते हुए वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल की तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी उसे किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। देखने में वो लड़का 23-24 साल का लग रहा था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डरकर भाग रहा है। ये वही लड़का था जो इस रात यशवंत दीवान की बालकनी में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। कुछ ही देर में वो लड़का हॉस्टल के पास पहुंच जाता है और वहां आकर उसकी स्पीड कम हो जाती है। सुहानी उस लड़के के पास जाकर उससे कहती है, तुम ठीक हो ना? वो लड़का पीछे देखते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। सुहानी उस लड़के को गौर से देखती है। उसके हाथ में एक कैमरा था। सुहानी कहती है, क्या तुम जर्नलिस्ट हो? सुहानी की बात सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं जर्नलिस्ट नहीं तो। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज से सुहानी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद ये लड़का रात में उस विशिंग वेल के आसपास ही था और उसने कुछ डरावनी चीज देखी है, लेकिन ये उसे कुछ बताना नहीं चाहता। सुहानी कुछ सोचते हुए उस लड़के से कहती है, वैसे तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का सुहानी से कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो अभी भी डरा हुआ था। सुहानी समझ गई थी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। उसे जानना था कि ये लड़का आखिर किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सुहानी उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहती है, ओह हाय रोहित, मेरा नाम सुहानी है, मैं भी सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ती हूँ। रोहित फेक स्माइल के साथ कहता है, ओह। रोहित अभी भी काफी घबराया हुआ लग रहा था और बार बार अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। सुहानी रोहित से पहचान बनाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि उसे रोहित से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सुहानी हॉस्टल के पास ही खड़े होकर कुछ देर रोहित से कुछ बातें करती है। रोहित सुहानी से बातें तो कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजर पीछे सड़क पर जा रही थी। रोहित हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। रोहित तेजी से वहां से चला जाता है और सुहानी उसे देखती रह जाती है। इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। कुछ देर बाद सुहानी की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है। ये आवाज निशा की थी। सुहानी निशा को देखकर बहुत खुश होती है और फौरन उठकर उसे गले से लगा लेती है। निशा भी सुहानी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। लैंडस्लाइड के बाद से निशा सुहानी को लेकर काफी डरी हुई थी। निशा बिना देर किए सुहानी से कहती है, हमें उस विशिंग वेल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिली है। निशा की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है। सुहानी क्यूरियस होकर निशा से कहती है, तुम्हें वहां उस विशिंग वेल के बारे में क्या पता चल गया? निशा बेड पर लेटते हुए कहती है, वो मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी। सुहानी परेशान होकर कहती है, नहीं, मुझे अभी जानना है। निशा कहती है, सुहानी, हम बहुत दूर से आए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को विवेक से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। सुहानी आगे जिद नहीं करती और निशा को आराम करने देती है। शाम हो चुकी थी। जैसा कि निशा ने कहा था, निशा, विवेक और सुहानी एक कैफे में मिलते हैं। विवेक के हाथ इस बार इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लगी थी कि वो उसे सुहानी को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड था।
कैफे में कॉफी और सैंडविच ऑर्डर करने के बाद तीनों की बातचीत शुरू होती है। सुहानी उन दोनों से कहती है, अब तुम लोग कुछ बताओगे भी या बस सस्पेंस ही बनाकर रखोगे? निशा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी विवेक उसे टोकते हुए कहता है, इस बार ये सीक्रेट मैं रिवील करूंगा। निशा इरिटेट होकर कहती है, ठीक है तुम ही बताओ। अब सुहानी से रहा नहीं जाता। वो चिढ़ते हुए कहती है, अब तुम लोग बता रहे हो या मैं जाऊं? सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, ओके सुहानी, जब हम लैंडस्लाइड से बचकर निकले थे तब हमारी बस एक गांव में रुकी थी। उस गांव में हम एक तांत्रिक से मिले थे। वहां के लोगों का कहना था कि वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। ये देखकर मैंने भी एक चांस मार लिया कि शायद उनसे हमें उस विशिंग वेल की भूतनी के बारे में कुछ पता चल जाए। एंड गेस व्हाट, हमें उसके बारे में क्या पता चला? विवेक की बात पूरी होते ही सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? विवेक आगे कहता है, उस तांत्रिक ने हमें बताया कि वो साया एक श्रापित आत्मा है जिसे किसी ने जागृत किया है और उसे लोगों को मारने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए ही उसका शरीर मिलता है। मतलब मेरा शक सही था। कौन सा शक? सुहानी विवेक से पूछती है। जवाब में विवेक बस 2 शब्द कहता है, पद्मिनी सिंघानिया। ये सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक का कहना भी गलत नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि जिस रात उस विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता था, उसके अगले दिन पद्मिनी शहर में दिखाई देती थी। सुहानी यही सोच रही थी, तभी निशा विवेक से कहती है, हमें अभी पद्मिनी पे सिर्फ शक है। बिना प्रूफ के तुम इतनी बड़ी बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? और हाँ, जो हमें उस गांव में मिले थे वो अघोरी थे ना कि तांत्रिक। और उन्होंने ये कहा था कि पहले ऐसा होता था कि लोगों के मरने के बाद एक दिन के लिए उस आत्मा को अपना शरीर मिल जाता था। अभी क्या होता है ये हम नहीं जानते। निशा की बात सुनकर विवेक कहता है, अरे ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? कुछ दिन रुको, तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगा। सुहानी निशा और विवेक को युवराज के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसे लगता है कि सच्चाई जानने के बाद उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच विवेक सुहानी को अपने गले में बंधा हुआ रुद्राक्ष दिखाकर कहता है, सुहानी ये देखो, अघोरी ने मुझे और निशा को ये रुद्राक्ष दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये हमारे गले में होगा वो साया हमारे पास भी नहीं आ सकता। सुहानी चौंकते हुए कहती है, क्या? सच में? क्या वो रुद्राक्ष निशा और विवेक को उस साये से बचा पाएगा? क्या ये तीनों दोस्त मिलकर सच का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। देता है और फिर वो उदास होकर कहता है, सॉरी सुहानी, हमने कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं ला पाए। विवेक की आवाज में अफसोस था। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। निशा अपनी चेयर से उठते हुए कहती है, चलो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। वो तीनों कैफे से बाहर आ जाते हैं और हॉस्टल की तरफ चल पड़ते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। कई दिनों के बाद सुहानी, निशा और विवेक आज कॉलेज आए थे। वो तीनों क्लास अटेंड करने के बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। लाइब्रेरी में बिल्कुल खामोशी थी। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तभी सुहानी एक किताब लेने के लिए लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर जाती है। 2nd फ्लोर में सिर्फ किताबें थीं। वहां ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। साथ ही लाइब्रेरी के कोने की लाइट्स खराब हो गई थी। सुहानी उसी कोने में फ्लैश लाइट की मदद से कुछ बुक्स ढूंढ रही थी। तभी उस बुक शेल्फ पर एक परछाई तेजी से गुजर जाती है। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, कौन था यहाँ? तभी सुहानी की नजर लाइब्रेरी के खिड़की पर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की से उसे कोई देख रहा हो। लाइब्रेरी के उस सन्नाटे में ये सब बहुत डरावना लग रहा था।
तभी अचानक से एक काला साया तेज हवा के झोंके की तरह सुहानी के करीब आता है और उसके शरीर को छूता हुआ निकल जाता है। सुहानी डरकर चीख पड़ती है। उस साए के जाने के बाद सुहानी के दाहिने हाथ में एक अजीब सा दर्द होता है। जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ से खून बह रहा था और उस पर किसी जानवर के पंजे का निशान बना हुआ था। अगले ही पल वो साया पीछे से आता है और सुहानी को छू कर चला जाता है। एक बार फिर सुहानी की गर्दन पर उसी तरह पंजे का निशान बन जाता है। इसके बाद वहां सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुहानी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद निशा और विवेक के पास जाकर बैठ जाती है। सुहानी को इस बारे में किसी से बात करना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो निशा और विवेक से कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद वो तीनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर सुहानी की नजर युवराज पर जाती है, जो मिस्टर यशवंत दीवान के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था। विवेक उसे देखकर कहता है, सब इस वक्त कॉलेज से घर जा रहे हैं, लेकिन युवराज सर अपने पापा के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं? निशा जवाब देती है, अरे कॉलेज के पीछे जो खंडर है ना, उसे मैनेजमेंट खरीद कर कॉलेज कैंपस को और बड़ा करने वाली है। उसी सिलसिले में आज ट्रस्टीज की प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। इस पर सुहानी कहती है, फिर तो पद्मिनी सिंघानिया को भी इस मीटिंग के लिए आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई? अरे क्योंकि कल पुराने रोड पर किसी का मर्डर नहीं हुआ ना, विवेक जवाब देता है। सुहानी और निशा उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं। विवेक आगे कहता है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? कुछ तो गलत है उसके साथ। जिस दिन उस रोड पर मर्डर होता है, उसके अगले ही दिन वो आ जाती है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर कहती है, यार विवेक बोल तो सही रहा है। सुहानी ने भी इस बात को नोटिस किया था, लेकिन वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कहती। वो तीनों वहीं खड़े होकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ देखते रहते हैं। कुछ देर बाद कॉलेज कैंपस में एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकती है और उसमें से पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती हैं। ये देखकर विवेक, सुहानी और निशा हैरान रह जाते हैं। विवेक को तो ये देखकर जैसे सदमा ही लग गया था। पद्मिनी अपनी कार से निकलकर कैंपस के अंदर जाने लगती है। जैसे ही पद्मिनी सुहानी, निशा और विवेक के पास से गुजरती है, वो एक नजर सुहानी को देखती है। उसकी नजर सुहानी के गर्दन और हाथ के निशान पर जाती है, जिसे अब तक निशा और विवेक ने भी नहीं देखा था। उसे देखकर पद्मिनी आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी के वहां से जाने के बाद विवेक कहता है, कल रात तो उस रोड पर कोई मौत ही नहीं हुई, तो फिर आज ये पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज कैसे आ गई? विवेक की बात पूरी होते ही सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर पद्मिनी सिंघानिया वो साया नहीं है, तो फिर वो साया कौन है? वो तीनों अपनी आंखों में हजार सवाल लिए वहां खड़े रह जाते हैं। रात के 2 बजे थे। उस गहरी अंधेरी रात के बीच आज भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवाओं के चलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वहीं विशिंग वेल के पास सफेद कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वो लड़की बिना पल के झपकाए एकटक विशिंग वेल को ही देख रही थी। अगले ही पल विशिंग वेल के अंदर से वो साया बाहर आ जाता है। उस साये के बाहर आने पर भी वो लड़की अपनी जगह से नहीं हिलती। वो साया उस लड़की के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। अब उस लड़की का दम घुटने लगा था, जिससे वो छटपटाने लगी। कुछ देर उस लड़की को तड़पाने के बाद वो साया उसे विशिंग वेल के अंदर फेंक देती है और वहां उस लड़की की चीख गूंजने लगती है। ये देखते ही सुहानी की नींद टूट जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो घबराई हुई अपने आसपास देखती है और डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। सुहानी इस वक्त अपने कमरे में नहीं, बल्कि
हॉस्टल से काफी दूर सड़क पर खड़ी थी। अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि वो पुरानी रोड की तरफ बढ़ रही है। सुहानी घबराते हुए खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सच नहीं हो सकता। मैं पक्का सपना देख रही हूँ। ये कहकर सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, इस उम्मीद में कि जब वो आंखें खोलेगी तो खुद को अपने बेड पर पाएगी। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, वो सच में जंगल के बीचों बीच उस रोड पर थी। ये सब देखकर सुहानी काफी डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब किस तरफ जाए। तभी वो देखती है कि उससे कुछ मीटर दूर कोई रोड पर खड़ा है। अंधेरे में सुहानी ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन गौर से देखने पर उसे समझ आता है कि वहां एक लड़की खड़ी है। उस अंधेरी रात में सुहानी को उस लड़की के सफेद कपड़े और उसके काले लंबे बाल ही दिख रहे थे। वो लड़की धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ रही थी। सुहानी उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो उसे काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। अगले ही पल वो लड़की सुहानी के ठीक सामने आ जाती है। सुहानी इतना डर गई थी कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। सुहानी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, कौन हो तुम? वो लड़की आगे बढ़कर अपना चेहरा सुहानी के बिल्कुल पास ले आती है। सुहानी अभी भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो लड़की आगे बढ़कर अपना चेहरा सुहानी के कान के पास ले जाती है। डर से सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो लड़की सुहानी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी एक हाथ सुहानी के हाथ को पकड़कर एक झटके में उसे पीछे पलट देता है। इस बार सुहानी की चीख निकल जाती है और वो चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। हे रिलैक्स, आई एम रोहित। सुहानी के सामने से आवाज आती है। ये आवाज सुहानी को कुछ जानी पहचानी सी लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का हाथ में टॉर्च लिए हुए खड़ा है। सुहानी को अपना चेहरा दिखाने के लिए वो लड़का टॉर्च अपने चेहरे पर फोकस करता है। सुहानी अपने सामने खड़े रोहित को देखकर थोड़ी शांत होती है। वो फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब वहां वो लड़की नहीं थी। सुहानी हैरानी से एक बार अपने पीछे देखती है और एक बार रोहित की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित रियल है या वो लड़की रियल थी। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो सपना देख रही है या फिर ये सब सच है। सुहानी हकलाते हुए रोहित से कहती है, वो लड़की कहाँ गई? रोहित कंफ्यूज होकर कहता है, कौन सी लड़की? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, तुमने देखा नहीं? यहाँ सफेद कपड़ों में एक लड़की थी, वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। रोहित कहता है, मुझे लगता है कि तुम नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई हो और तुम कोई सपना देख रही थी। रोहित के ऐसा कहने पर सुहानी उससे बहस नहीं करती, लेकिन वो जानती थी कि जो भी उसने देखा वो सपना तो नहीं था। सुहानी रोहित से कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सुहानी के सवाल से रोहित थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मैं बस नाइट वॉक के लिए आया था। सुहानी उसके रिस्ट वॉच पर टॉर्च फोकस करते हुए कहती है, रात को 3 बजे तुम नाइट वॉक पर आए हो? ये सुनकर रोहित और डर जाता है। सुहानी आगे कहती है, मुझे पता है तुम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन रात में यहाँ घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम अपने घर जाओ। रोहित कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, रोहित, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हो। रोहित अपने बचाव में कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सुहानी उसे रोकते हुए कहती है,
मैंने कहा ना, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। रोहित के कई बार कोशिश करने पर भी सुहानी उससे कन्विंस नहीं होती। आखिर हार कर वो सुहानी से कहता है, ओके फाइन, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। सुहानी ये बात पहले से ही जानती थी, इसीलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। रोहित आगे कहता है, कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़के की लाश मिली थी जिसका नाम रोशन था। वो मेरा भाई था। मैं जानना चाहता हूं कि उसे किसने मारा। सुहानी कुछ नरमी के साथ कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन इस जंगल में बहुत से राज छुपे हैं। यहाँ ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते। कुछ महीने पहले यहाँ 2 और जर्नलिस्ट आई थीं। उनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनकी तरह तुम भी अपनी जान खतरे में मत डालो। रोहित क्यूरियस होकर कहता है, क्या तुम मिस सीमा और मिस मैरी को जानती हो? सुहानी जवाब देती है, मिस मैरी को तो नहीं, लेकिन मिस सीमा को मैं जानती हूँ। वो हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बता रही थी कि तभी उनकी तबीयत खराब हो गई और उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें यहाँ से ले गए। रोहित कुछ देर सोचता है। अब तक वो समझ गया था कि सुहानी इस बारे में काफी कुछ जानती है और उसकी काफी मदद कर सकती है। रोहित सुहानी से कहता है, क्या तुम इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद करोगी? सुहानी भी इस बारे में और जानना चाहती थी। वो कहती है, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोहित कहता है, कैसी शर्त? सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, यही कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। रोहित कहता है, ठीक है। वो अपने आसपास देखते हुए आगे कहता है, अब हमें चलना चाहिए। अगर इतनी रात को कोई हमें यहां देखेगा तो गलत समझेगा। रोहित और सुहानी हॉस्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। तभी उनके सामने एक कार आकर रुक जाती है। कार की हेडलाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी, इसलिए वो ड्राइवर को देख नहीं पा रहे थे। इतनी रात को इस तरह किसी कार का रास्ते में रुकना उन दोनों को काफी अजीब लग रहा था। वो जानना चाहते थे कि कार में कौन है। तभी कोई कार से बाहर निकलकर हेडलाइट के सामने खड़ा हो जाता है। अब रोहित और सुहानी उस इंसान को देख पाते हैं और उस इंसान को देखकर वो घबरा जाते हैं। उनके सामने इस वक्त युवराज खड़ा था, जो गुस्से से सुहानी को देख रहा था। क्या सुहानी को फिर से युवराज के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? क्या रोहित की मदद से सुहानी सच की तरफ बढ़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।